हेलो हेलो दोस्तों। लास्ट एपिसोड में हम लोग सीखे थे, जाने थे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन इम्बैलेंसेस, द लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स हम लोग जाने थे। ठीक है, आज हम लोग उसके नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में हम लोग समझेंगे और सीखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंसेस क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप एक नोट्स तैयार कर पाए और फिर उस पे उसको रिफ्रेश करके फिर आगे उसको सीखने की आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, देन उसको चार्ट में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। बिकॉज इम्बैलेंसेस क्या होता है? इम्बैलेंसेस जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं, इम्बैलेंसेस मीन्स नॉट हैव द बैलेंस। बैलेंसेस नहीं है। बैलेंसेस क्यों नहीं है उसके आगे हम लोग आगे डिटेल में सीखेंगे। बैलेंस के सेवरल फैक्टर्स रीजन होते हैं। आप चार्ट पर देख पा रहे हैं इम्बैलेंसेज, इनएफिशिएंसी एंड फेयर वैल्यू गैप, तीनों का ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग होता है। इम्बैलेंसेस जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स बहुत अधिक मात्रा में एक साथ आ जाते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसमें से सपोज एक बार बायर्स, कंपेरेटिवली बाय और सेल्स दोनों में से जिसका वॉल्यूम अधिक होता है तो उसमें से फ्यू ट्रेड्स, अनएक्सिक्यूटेड ट्रेड्स रह जाते हैं, एक्सिक्यूट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये फेयर वैल्यू गैप कैसे हम लोग मार्क करेंगे, आगे सीखेंगे। तो ये बिग कैंडल्स हैं, बिग लार्ज बॉडी है। तो लार्ज बॉडी मीन्स यहाँ पे बायर्स बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में एक बार अपने ट्रेड एक्सिक्यूट किए हैं कंपेरेटिवली टू शेयर्स। मार्केट में क्या होता है? मार्केट में क्या होता है? बायर्स होता है एंड सेलर्स होता है, राइट। बायर्स सेलर्स, सेलर्स क्या होता है? दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। बायर्स जब सप्लाई, सेलर्स में सप्लाई, जब सप्लाई रहेगा और डिमांड उसको मैप करेगा। अगर सप्लाई अधिक आ गया और डिमांड कम है तो क्या होगा? मार्केट पे सेलर्स का अधिकार रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, राइट। अगर बायर्स मार्केट में अधिक आ गए और उसके कंपेरेटिवली अगर सेलर्स कम है तो क्या होगा? मार्केट में बायर्स का डोमिनेंट रहेगा और मार्केट अप डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा। बिकॉज जिसका जिसका अधिक स्ट्रेंथ रहेगा वो उस डायरेक्शन में उसको लेके जाएगा, राइट। ये कॉमन नेचर है, जो जिसकी लाठी जिसकी उसकी भैंस वाली बात है यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये सीखने की कोशिश करेंगे, ये एक्चुअल में हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं कि इम्बैलेंसेस होता है क्यों, राइट। अगर एक साथ बायर्स बहुत आ गए, एक साथ सेलर्स बहुत आ गए, बायर्स बहुत आ गए, सेलर्स कम है, तो क्या करेगा? मार्केट बायर्स के हैंड में रहेगा, बायर्स उसको डोमिनेट करेगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा। बायर क्या करता है? मार्केट को ऊपर लेके जाता है। अगर सेलर्स मीन सप्लाई, अगर सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है तो क्या होगा? सप्लायर अधिक है, डिमांड कम है, तो सप्लायर का डोमिनेंट रहेगा और मार्केट नीचे की तरफ उसको
लेके जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी आप ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखो। ठीक है, आगे हम उसका एडवांस में हम लोग डीप में जाने की कोशिश करेंगे, जो और अदर फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो इम्बैलेंसेड इनएफिशिएंसी और फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जो अनएक्सिक्यूटेड, अगर मान लो कि यहाँ पे अधिक सेलर्स, अधिक बायर्स आ गए, सेलर्स कम है, तो उसमें से फ्यू जो ऑर्डर्स है, जो बायर सेलर्स मैप हो पाया तो ठीक है, एक्सिक्यूट हो पाया। अगर उसमें से कुछ बच गए और कुछ एक्सिक्यूट नहीं हो पाए, तो क्या होता है, वही गैप का क्रिएशन होता है, गैप क्रिएट करता है। ठीक है, अभी टाइम बिंग आप मोटा मोटी इतना ही जानो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइस गैप्स। ठीक है, प्राइस गैप्स के बारे में अगेन हम आगे उसको सीखेंगे। पहले हम लोग समझे थे कितने टाइप्स के इम्बैलेंसेस होते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंसेस, प्राइस स्पाइक्स, लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पांचों को हम लोग वन बाय वन से जानेंगे कि प्राइस गैप क्या होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस होता है, एंड सम अदर जो इम्बैलेंसेस के टाइप्स हैं उसका क्या होता है, कैसे जानेंगे, डिफरेंस क्या है। प्राइस गैप्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रेडिंग बिटवीन टू कैंडल्स। दो कैंडल के बीच में का जो गैप होता है, ये क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग, सपोज आज का क्लोजिंग है, कल का ये ओपनिंग है, राइट। तो दो कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग प्राइस गैप बोलते हैं। नथिंग बट ओपनिंग प्राइस ऑफ कैंडल एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ कैंडल आर डिफरेंट। सपोज आज इवनिंग में इंडियन मार्केट को कंसीडर करते हैं, मार्केट 3:30 जनरली 9:15 को स्टार्ट होता है, 3:15 को बंद होता है, राइट, 3:30 को। तो ओवर नाइट कोई न्यूज आया, और आइदर कुछ गवर्नमेंट न्यूज है, कुछ पॉलिसी का न्यूज है, कुछ आरबीआई का न्यूज है, सम अदर फैक्टर्स है, जिसके वजह से प्राइस या तो गैप अप ओपन हुआ और या गैप डाउन ओपन होता है। गैप अप मतलब कल जिस प्राइस पे क्लोज हुआ था उसके ऊपर ओपन होगा। गैप डाउन मीन्स प्राइस जिस प्राइस से क्लोज हुआ था, जिस प्राइस पे क्लोज हुआ था उसके नीचे से ओपन होगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हम लोग, मोटा मोटी फैक्टर्स क्या होता है, ओवरनाइट कुछ न्यूज होता है, कुछ इवेंट आता है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट मार्केट पे पड़ता है। तो मोटा मोटी हम लोग इसको ये समझेंगे। ये बुलिश मार्केट का है, और बेरिश मार्केट में क्या होगा, मार्केट ये लो पे क्लोज हुआ एंड नेक्स्ट डे ये क्लोज हुआ और ओपन उसका डाउन साइड में नीचे से ओपन हुआ, ड्रॉप डाउन में ओपन हुआ। ठीक है, कॉज बाय वेरियस फैक्टर्स, ओवरनाइट न्यूज, अर्निंग रिपोर्ट्स, मार्केट मूविंग इवेंट्स, सेवरल फैक्टर्स होते हैं। तो यही जानेंगे। जनरली जब मार्केट क्लोज होता है तो क्लोजिंग प्राइस और नेक्स्ट डे जो ओपनिंग प्राइस होता है समथिंग डिफरेंट, तो उसमें वो गैप क्रिएट होता है। रीजन हम लोग समझ गए, देयर आर सेवरल रीजन्स, ओवरनाइट न्यूज, कंपनी के अर्निंग रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेवरल फैक्टर्स होता है उसमें। दूसरा होता है वॉल्यूम इम्बैलेंसेस। वॉल्यूम इम्बैलेंसेस में क्या हम लोग करेंगे, द गैप बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस। तो गैप बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइसेस
of the two candles, right? Means completely depends on your this one big candle size. आप देख सकते हो यहाँ पर बिग कैंडल साइज है, स्मॉल कैंडल साइज है. मीन्स वॉल्यूम मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक्सिक्यूट होते हैं, नंबर्स ऑफ ऑर्डर पंच किए जाते हैं, तो जितने अधिक नंबर्स ऑफ पंच होंगे, सपोज बायर्स के नंबर अधिक पंच हुए तो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा. ठीक है. अगर नंबर्स ऑफ सेलर मतलब सेल साइड में अगर पंच होते हैं, बाय साइड में और सेल साइड में पंच होते हैं, तो अगर सेल साइड में पंच हो गए तो उतना रेड कैंडल बनेगा. मीन्स जितना वॉल्यूम अधिक रहेगा ट्रेडर्स का एक्सक्यूशन के एक फिक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम में, उस पर वो डिपेंड करता है. इसको वॉल्यूम इम्बैलेंसेस बोलते हैं, राइट. ट्रेडिंग एक्टिविटी ओवरलैप बिटवीन द हाई एंड लो प्राइसेस. ठीक है, मोटा मोटी यही हम लोग समझेंगे. यहाँ पे क्या है, हाई एंड लो. हाई दिस इज हाई एंड दिस इज द लो. ठीक है. तो हाई एंड लो जो विक्स है वो आपस में डजंट ओवरलैप. वॉल्यूम इम्बैलेंसेस में क्या था, हाई और लोज ओवरलैप बट ओपन क्लोज डजंट ओवरलैप. हाई और लोज जो है ये विक्स ओवरलैप करते हैं, बट ओपन और क्लोज जो कैंडल का ओपन और क्लोज है वो ओवरलैप नहीं करते हैं. इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं. थियरी ऑलवेज थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है लर्निंग के लिए, तभी आप अपने आप को कुछ सीख पाओगे. और उसका इम्प्लीमेंट अगर सही ढंग से आपने चार्ट पे किया, इम्प्लीमेंट मार्केट पे किया, तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे. सेम काइंड ऑफ यहाँ पर डाउन साइड मार्केट में यानी बेरिश मार्केट में क्या है, यहाँ पर दो विक्स ओवरलैप हो रहे हैं बट बॉडी ओवरलैप नहीं. बॉडी मीन्स ओपन और क्लोज ओवरलैप नहीं हो रहे हैं. तीसरा है प्राइस स्पाइक्स. प्राइस स्पाइक भी देयर सेवरल रीजंस है प्राइस स्पाइक के लिए. सडन मूवमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट सर्जिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम. यहाँ पर भी वही ट्रेडिंग वॉल्यूम का ही है. जितना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में अगर अधिक अगर ऑर्डर पंच हो रहे हैं, ऑर्डर एक्सिक्यूट हो रहे हैं कंपेरेटिवली टू corresponding अदर डोमिनेंट मार्केट. अदर डोमिनेंट मीन्स सपोज बायर्स है और सेलर्स है, और बायर्स का अधिक ऑर्डर पंच हो रहे हैं, तो कैंडल साइड आप देख रहे हो बड़ा है. तो ये अगर एक ही साइड बड़ा पंच हो गया तो क्या होगा, कैंडल के साइड बॉडी उसके साइड बड़े होंगे, मीन्स वो प्राइस में स्पाइक होगा. दूसरा ये भी कभी रीजन होता है जब मॉनेटरी पॉलिसी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी का होता है या कुछ इवेंट्स रन होते हैं, तो पॉजिटिव अगर निगेटिव, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है न्यूज आया तो प्राइस डायरेक्ट स्पाइक होता है, बहुत बड़ा स्पाइक होता है, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज इवेंट कैसा है. ठीक, उसका अगर निगेटिव अगर न्यूज है तो निगेटिव साइड में उसका बड़ा सा स्पाइक आता है. ठीक है, इतना काफ़ी है. आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे. तो आपको जस्ट बेसिक समझना है इजीली, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है. एक कॉमन थिंग्स है तो उसको आप समझने का कोशिश करो. और इसमें जो हम डिफिनीशन दिए हैं, मैंने जो डिफिनीशन दिया है उसको थोड़ा सा अप्रोच करो, आप आसानी से समझ में आएगा. अब लैक ऑफ लिक्विडिटी क्या है? लैक ऑफ लिक्विडिटी में क्या होता है, जब ऑर्डर बहुत पंच नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्डर पंच हो रहे हैं. ठीक है, वहाँ पर बायर्स है, सेलर्स नदारत है, सेलर्स उसमें है ही नहीं. ठीक है, तो क्या होता है इसमें भी, यहाँ पर ऑर्डर को एक्सिक्यूट करना
डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज बायर है सेलर्स नहीं, सेलर्स है बायर्स नहीं है। तो क्या होगा, स्मॉल स्मॉल कैंडल बन रहे हैं, तो लैक ऑफ लिक्विडिटी हुआ, वहां पर ऑर्डर पंच नहीं हो रहा है, ऑर्डर का वहां पर पंच प्रॉपर हो ही नहीं रहा है, एक्सिक्यूट ऑर्डर आ रहा है बट एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है, राइट, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ लिक्विडिटी। लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड मार्केट पार्टिसिपेशन, लेस मार्केट पार्टिसिपेशन। और रीजन ये भी हो सकता है वाइडर विद आस्क प्राइस, विद प्राइस अधिक है आस्क प्राइस से, या फिर आस्क प्राइस अधिक है बिड प्राइस से। बिड क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट, सिंपल आप मार्केट में आपने कभी नहीं सुना होगा, किसका स्टार्टिंग में जब मार्केट में जिसको बार्गेनिंग बोलते हैं। आस्क प्राइस क्या है, बिड प्राइस जो जो सेलर का प्राइस होता है उसको बिड प्राइस बोलते हैं। सेलर ने किसी का, मान लो कि मार्केट में कुछ जा रहा है, कुछ परचेज कर रहे हो, आपने दुकान ने बोला कि, दुकान वाला ने बोला कि इस मैंगो का कॉस्ट एक था 100 है, मैंगो का कॉस्ट आपको 500 है, ठीक है, बिड प्राइस हो गया। आस्क प्राइस क्या हो गया, जो जो बायर्स है, जो बायर्स का प्राइस इज द आस्क प्राइस, ठीक है। मान लो कि बायर्स अधिक है मैंगो का, सपोज वहाँ के उसके पास मैंगो है ओनली 10 कैरेट महंगे 10 कैरेट एंड 10 बकेट महंगे, 10 बोरी महंगे महंगे मैंगो है, ठीक है। उसने 500 बिड प्राइस लगाया, और उसके रेस्पेक्ट में जो बायर्स हैं, बायर्स सपोज उसके 50 बायर्स है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर बायर्स अधिक है और बिड प्राइस तो अधिक लगेगा, पहले 500 लगाया, 510, 520, 530, तो बिड प्राइस को बिड कर रहा है। अब जिस जिस बिड प्राइस पे, हाई प्राइस पे वो क्लोज हो जाएगा, किसी ने एक बायर ने फाइनल कर लिया, तो फिर वो उस प्राइस पे वो लास्ट उसका हाई प्राइस हो जाएगा। तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस में आपको आई थिंक मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ गया। बिड प्राइस क्या हो गया, जो बार्गेनिंग का जो सेलर्स जो प्राइस जो बोलता है उसको बिड प्राइस करते हैं। जो बायर्स भी प्राइस लगाता है, वो लगे 500 लगाया, 500 लगाया, सेलर्स ने 500 रुपया लगाया, 500 लगाया, आप बायर्स ने लगाया कि नहीं हमको 450 में चाहिए, तो ये आस्क प्राइस हो गया। तो ये मेजर डिफरेंस ये है बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस में। आई थिंक आप लोग इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन रहता है, जो डिफरेंस रहता है, वो जिसको हम लोग लैक ऑफ लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। लैक ऑफ लिक्विडिटी के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब कोई पावरफुल मूव प्राइस एक्शन में होता है तो उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग सेलिंग और बाइंग प्रेशर होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर होता है जब कोई पावरफुल मूव में प्राइस एक्शन में कोई पावरफुल मूव होता है। तो बिड प्राइस है ये आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कैंडल देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पावरफुल, इसमें बायर्स अधिक है, नंबर्स ऑफ बायर्स अधिक है, फिर इसमें नंबर्स ऑफ बायर थोड़ा सा कम है, उससे कम है, और इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। या नंबर ऑफ बायर्स, जैसे बायर्स अधिक है तो वो जब बायर जितना अधिक बायर आएगा कैंडल का साइज उतना, जो बॉडी साइज उतना बड़ा होगा। तो कैंडल जब लार्ज बॉडीज क्रिएट करता है, लिटिल लो शॉर्ट विक्स, और उसके बाद विक्स नहीं होते हैं, ठीक है, विक्स बहुत छोटे हुए या नहीं के बराबर विक्स होते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ कैंडल वन पार्टी हैज क्लियर डोमिनेंस ओवर द अदर, मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स नहीं के, यहाँ पर जो बायर्स, नो वीक मीन्स नीचे का पार्ट डोमिनेंट, मतलब बायर्स का पार्ट होता है, ऊपर जाए सो सेलर्स होते हैं। ऊपर का वीक का सेलर इंडिकेटर, विकेट का जो वीक जितने बड़े साइज होंगे, सपोज ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये वीक होता है, अपर वीक एंड लोअर वीक, ये हाई होता है, ये लो होता है, और ये ग्रीन कैंडल के लिए ओपन यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे
ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। ये लो में ओपन करता है, हाई में क्लोज होता है। ठीक है, तो ये विक साइज जितने बड़े होंगे उतना वो ऊपर से सेलर का प्रेशर उतना उस पर अधिक होगा। बिग साइज जितने नीचे साइड से जितने बड़े या छोटे होंगे, अगर छोटे हैं तो फिर यहाँ पर बायर्स कम है, सेलर्स अधिक है, तभी तो मार्केट उसको ऊपर पुश कर रहा है या फिर नीचे पुश करता है। यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो मीन्स यहाँ पे अगर इधर क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये अगर वीक नहीं के बराबर है और बहुत छोटा है, इट मीन्स यहाँ पे सेलर्स नहीं है, मार्केट पे बायर्स का डोमिनेंस है, बायर उसको मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिग डिस्प्लेसमेंट। जितना अधिक बायर्स रहेगा, मार्केट वन डायरेक्शन में जितना मूव करेगा उसका उस डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सेम थिंग इन द बेरिश मार्केट, डाउन साइड मार्केट में यहाँ पर भी सेलर बायर्स नहीं है, ओनली सेलर्स है। देख रहे हो आप, ओनली सेलर्स है। बिग साइज जितना बिग साइज रहेगा ओनली सेलर्स है। यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स है, यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स है, थोड़ा सा बायर्स है, राइट। तो यहाँ पर उसको रेसिस्टेंस, उसको अपोज करने के लिए कोई दूसरा पार्टी नहीं है, सेलर्स वहाँ पर बायर्स बहुत कम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका अपोजिशन में जो पार्टी है अपोज करने के लिए सेलर्स बहुत कम है, नहीं के बराबर है। ठीक है, तो जिसका जो डोमिनेंस रहेगा उस डायरेक्शन में मूव होगा, और ये अगर बड़ा मूव होता है तो वो उतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलें। अब हम लोग समझते हैं कि लिक्विडिटी लेवल, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर आर अक्यूमुलेटेड। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी जहां पर ढेर सारे बायर्स और सेलर्स, बायर्स अगर नीचे से अगर नीचे का अगर लिक्विडिटी है, बॉटम साइड में लिक्विडिटी है, तो मीन्स वन टाइम लॉट ऑफ बायर यहाँ पर एक्सिक्यूट हो रहे हैं, ऑर्डर्स अवेलेबल है। लिक्विडिटी मीन्स ऑर्डर्स, ठीक है, रिटेलर्स ऑर्डर्स। तो लिक्विडिटी जहाँ अधिक रहेगा वहाँ से बॉटम साइड में अगर लिक्विडिटी अधिक है तो वहाँ पर बायर का डोमिनेंट है। जो लिक्विडिटी हम लोग अगेन सीखेंगे कि लिक्विडिटी कैसे मार्क करेंगे, बट फॉर टाइमिंग आप ये समझो कि लिक्विडिटी कैसे अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे। लार्ज नंबर्स ऑफ वॉल्यूम ऑर्डर्स आर एक्यूमुलेटेड, बायर्स ऑर्डर्स एक्यूमुलेटेड मतलब अवेलेबल है वहाँ पे। जब मार्केट का जो टेंडेंसी क्या होता है, लिक्विडिटी ऑब्जर्व किया, मार्केट टेंडेंसी क्या होता है, वो एक लिक्विडिटी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मतलब एसएल हिट किया। लिक्विडिटी मींस बायर्स ऑर्डर्स, लिक्विडिटी बायर्स ऑर्डर्स, जहाँ पर बायर्स का ऑर्डर रहेगा, जहाँ पर सपोज बायर्स यहाँ पर ऑर्डर पंच कर रहे हैं तो उसका एसएल क्या कहाँ पर लगेगा, थोड़ा सा यहाँ के नीचे रहेगा, उसका एसएल लगेगा यहाँ पे। तो क्या करेगा मार्केट, जो मार्केट क्या करता है, उस लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है, बायर्स के ऑर्डर्स को एसएल हिट करता है और फिर नए लिक्विडिटी की खोज में निकल जाता है, अपॉर्चुनिटी की खोज में निकल जाता है। यहाँ पर लिक्विडिटी ऑब्जर्व किया, मार्केट ऊपर की गया, जितना बड़ा अधिक लिक्विडिटी ऑब्जर्व मिलेगा, वहाँ पर लिक्विडिटी मिलेगा, उतना अधिक वहाँ से मूव करेगा, उतना अधिक बड़ा मूव होगा। तो लिक्विडिटी का जो रिजल्ट होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। प्राइस ऑफन रिजल्ट्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लिक्विडिटी एंड रिजल्ट इन द डिस्प्लेसमेंट। इधर
लोअर साइड में आप देख सकते हो, डाउन साइड में आप ये लिक्विडिटी यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये पॉइंट जो होता है, ये डिफरेंस इस पॉइंट का हाइट और इस पॉइंट का, तो ये लिक्विडिटी होता है। मीन्स यहाँ पर ढेर सारे ऑर्डर पंच हो रहे हैं, किसका, सेलर्स का ऑर्डर पंच हो रहा है, सेल का ऑर्डर पंच हो रहा है, रिटेलर फॉर सेलर। तो सेलर का भी ऑर्डर पंच होता है, तो उसके अगर डाउन साइड में होता है तो उसके ऊपर में उसका एसएल लगाते हैं। ठीक है, तो जितना लिक्विडिटी अधिक रहेगा, लिक्विडिटी वंस मार्केट का लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करता है, एसएल हिट होता है, एसएल हिट करने के बाद मार्केट एक नए लिक्विडिटी की खोज में आगे बढ़ जाता है। तो ये जितना लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के बाद मार्केट डाउन साइड में नीचे आ जाता है। फिर यहाँ का लिक्विडिटी ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी ऑब्जर्व किया बॉटम साइड में, तो ऊपर जाएगा। फिर ऊपर का लिक्विडिटी ऑब्जर्व किया, मार्केट नीचे आएगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है, मार्केट ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे का लिक्विडिटी ऑब्जर्व किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर का नीचे टॉप साइड में ऑब्जर्व किया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। अब सबसे काम की बात हम लोग आए हैं, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इम्बैलेंसेस, फेयर वैल्यू गैप और इनएफिशिएंसी, मोटा मोटी आप ये समझ लो कि तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं फेयर वैल्यू गैप पे। फेयर वैल्यू गैप जब दो कैंडल के बीच में, सॉरी 3 कैंडल के बीच में, 1 2 3, आगे 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 हम डिस्कस करेंगे, 3 कैंडल के बीच में जो गैप होता है, मीन्स अनएक्सिक्यूटेड जो ऑर्डर होता है, और अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर वो गैप का काम करता है, क्रिएटिंग द गैप। जो ऑर्डर एक्सिक्यूट कर गया, जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर है, जो बल्क में ऑर्डर प्लेस होता है, जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर होता है, वो गैप कहलाता है, इम्बैलेंसेज और गैप कहलाता है, फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, अभी फेयर वैल्यू गैप के बारे में इतना ही समझो। डाउन साइड में भी वही होता है, ये दो कैंडल के बीच में का दो गैप होता है, इम्बैलेंसेस, उसको इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मार्क कैसे करेंगे अगेन हम लोग सीखेंगे। मोटा मोटी अभी दिमाग में यही आपको रखना है, जब मार्केट में एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे बल्क ऑर्डर अगर प्लेस्ड होता है, उसमें से बायर और सेलर्स में से, बायर और सेलर्स का ऑर्डर प्लेस्ड होता है, तो मार्केट में क्या होता है, बायर और सेलर्स, एक ऑर्डर बायर्स का, एक ऑर्डर सेलर्स का मैच हो गया, दोनों मैप हो गया, वो ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया। मान लो कि बायर्स सेलर्स और बायर और सेलर्स जो ऑर्डर नहीं मैपिंग हो पाया, वो उसको बोलते हैं अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर, जो वो गैप का काम करता है। और जो मार्केट गैप और उसको इम्बैलेंसेस बोलते हैं, मीन्स इम्बैलेंसेस हो गया। गैप मतलब कुछ ऑर्डर प्लेस हुआ, कुछ ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया, एक्सिक्यूट नहीं हो पाया, तो वो गैप और इम्बैलेंस मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिससे मार्केट फिर से उस गैप को फिलअप करने, अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर को एक्सिक्यूट करने के लिए मार्केट उसको फिर रिटर्न आता है। तो जो फेयर वैल्यू गैप है, जो गैप और इम्बैलेंसेज है, वो मार्केट में मैग्नेट का काम करता है। तो 99% यहाँ पे जो है, जो 99% जो गैप होते हैं, इम्बैलेंसेज होते हैं, 99% जो गैप होते हैं, वो अधिकतर फिलअप हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं पर गैप क्रिएट हो रहा है, मार्केट ऊपर गया है, तो मार्केट उसको फिलअप करने के लिए नीचे आएगा ही आएगा, मैक्सिमम जानते हैं। तो 99% गैप फिलअप होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब why imbalances or fair value gap considered an inefficiency, राइट। अब थोड़ा इनएफिशिएंसी के बारे में हम लोग तो ये जानते हैं कि तीनों मोटा मोटी एक ही होता है, इम्बैलेंसेस, फेयर वैल्यू गैप और इनएफिशिएंसी।
ठीक है। इनएफिशिएंसी का मतलब आप समझ सकते हो कि जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर है वो एक्सिक्यूटेड ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हो पाया। ठीक है, हम लोग टेक्स्ट बुक का जो डिफिनेशन है वो समझते हैं। ये बुलिश साइड का है, अपर साइड में है, और ये डाउन साइड का है। ठीक है, जब प्राइस वन डायरेक्शन में स्ट्रांगली मूव होता है उसके बाद बायर्स और सेलर्स में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। वन डायरेक्शन में मूव होता है तो राइट, वन डायरेक्शन मूव होता है मीन्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बायर्स का डोमिनेंस है मार्केट पे, अगर नीचे मार्केट नीचे जा रहा है, ये सब इसको कंसीडर कर रहे हो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर सेलर का उसमें डोमिनेंस है मार्केट पे। तो ड्यू टू दिस इम्बैलेंसेस तो लॉट ऑफ कुछ जो ऑर्डर्स है, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि जो ऑर्डर्स है फ्यू ऑर्डर्स उसमें अनएक्सिक्यूटेड रहता है, एक्सिक्यूट नहीं हो पाता है, राइट। तो वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है मार्केट में, राइट। जो ऑर्डर अनएक्सपेक्टेड जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर है वो पेंडिंग है, पेंडिंग ऑर्डर हो गया, पेंडिंग ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ नहीं तो मार्केट का जो, अगर मान लो कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर कुछ सभी ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाते हैं, राइट। जितना ऑर्डर था मान लो कि 1000 एक बार में 1000 सेलर्स एक्सिक्यूट हो जाता तो क्या क्या होता मार्केट में, मार्केट अभी और ऊपर की तरफ जाता, बट मार्केट का ऑर्डर फ्यू ऑर्डर अभी मान लो कि 2000 अभी ऑर्डर एक टाइम में आया, 1500 एक्सिक्यूट हो पाया, 500 पेंडिंग रह गया, एक्सिक्यूट नहीं हो पाया। तो मार्केट क्या करेगा, एक कुछ लेवल पर जाने के बाद मार्केट उस ऑर्डर को लेने के लिए फिर से रिटर्न आएगा और उस मार्केट को लेके फिर एक लेवल पे जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, यहाँ पर लिक्विडिटी ऑब्जर्व करेगा और मार्केट फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन में फिर ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तो इम्पल्सिव मूव इसको बोलते हैं, इम्पल्सिव मूव। ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव होता है, नीचे की तरफ डाउन साइड में इम्पल्सिव या करेक्टिव मूव होता है। तो इम्पल्सिव मूव मीन्स यहाँ पे अप साइड में वहाँ पर बायर्स का रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर सॉरी सेलर्स का रेसिस्टेंस नहीं है, नो सेलर ऑन द अप साइड ऑफ द मार्केट, अगर गोइंग अप डायरेक्शन में तो मीन्स वहाँ पे सेलर का डोमिनेंस नहीं है, वहाँ पे उसका रेसिस्टेंस उसको टक्कर देने वाला नहीं है। तो क्या करेगा मार्केट और ऊपर जाता जाएगा। सेम थिंग इन इम्पल्सिव इन द डाउन साइड मूव में क्या होता है, देयर इज नो रेसिस्टेंस फ्रॉम द बायर, यहाँ पर इसका अपोज साइड में अपोज करने वाला यहाँ पर बायर्स का नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा, मार्केट वो अपने उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव होगा। तो जो ये इम्बैलेंसेज है वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है मार्केट में। तो इम्बैलेंसेज अनहेल्दी फेयर प्राइस ऑफ एक्शन शोइंग डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग को बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी फाइनली फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस दोनों सेम ही है, उसके बारे में हम लोग आगे सीखना है। आप चार्ट पर देख पा रहे हो कि इनएफिशिएंट मार्केट में जिसको बैलेंस मार्केट बोलते हैं, बैलेंस मार्केट बोले तो यहाँ पर देखो आप, अगर ये यहाँ पे ये इस कैंडल को कंसीडर करते हैं और इस कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये जितने ऑर्डर प्लेस जितने ऑर्डर डिमांड है उतने सप्लाई है, प्रॉपर मैच हो रहे हैं, थोड़ा सा इसमें इम्बैलेंसेस है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, जिसको अगर मार्केट जितने ऑर्डर बायर्स पंच करे उतने सेलर्स पंच हो रहे हैं, तो मार्केट क्या रहता है बैलेंस्ड, यानी अकोमोडेशन जो अक्यूमुलेशन फेज होता है, जो साइड जब मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है साइडवेज में रहता है तो बायर्स और सेलर्स क्या होता है इक्वल अमाउंट, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में एक फिक्स्ड लेवल के
ऊपर नीचे और ऊपर ऊपर नीचे करता रहता है। अकोमुलेशन फेज जो होता है, जिसको बैलेंस्ड मार्केट या फिर जिसको बैलेंस मार्केट बोलते हैं। ठीक है। अकोमुलेशन आफ्टर अकोमुलेशन फेज क्या होता है, या तो मार्केट ऊपर जाता है या फिर मार्केट नीचे आता है। ठीक है। अब हम लोग जो एक्चुअल टॉपिक्स है, फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस, उस पे हम लोग आए हैं। उसमें हम लोगों को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना है और इस पर प्रैक्टिस करना है, बिकॉज यही आपको मार्केट इम्बैलेंसेस, मार्केट की जान, इंड्यूसमेंट एंड इम्बैलेंसेड मार्केट की जान होता है, जिससे मार्केट में इम्बैलेंसेस और क्रिएट होता है, और मार्केट जो ट्रेडर्स है उसमें अगर मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट मतलब ऊपर ऊपर के साइड में प्रॉफिट लेता है, नीचे जाता है तो नीचे के साइड में प्रॉफिट लेता है। अभी हम लोग फेयर वैल्यू इम्बैलेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट में कैसे मार्क करेंगे, उसको सीखना है। जनरली हम लोग बिग कैंडल, ये आप देख पा रहे हैं बिग कैंडल पे विद लार्ज बॉडी विद वेरी लेस विक्स और देयर इज नो विक्स। ठीक है। पहले ये आप समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल का लो है, इस कैंडल का ये लो है, और ये जो कैंडल है इस कैंडल का ये हाई है जो वीक है। इसका सॉरी ये थर्ड कैंडल, इस थर्ड कैंडल का हाई, और ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। ठीक है। लार्ज बॉडी कैंडल, तो वो बिटवीन द लार्ज बॉडी कैंडल, तो ये इसका हाई और इसके लो के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। ठीक है। आप साइड में है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग एक बिग कैंडल साइड कंसीडर करेंगे और ये लार्ज बॉडी विद लिटिल नो विक्स। ठीक है। विक्स और लिटिल नो विक्स, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 कैंडल का कंसीडर करेंगे। 3 कैंडल में इसका फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो के बीच का जो गैप है, बिकॉज यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रहा। अगर कैंडल ओवरलैप हो जाता है तो इट मीन्स इम्बैलेंसेस नहीं है, वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मार्केट वहाँ से रिवर्स नहीं होगा, जहाँ पे गैप मिलेगा वहाँ पर मार्केट फिर से रिवर्स करेगा उसको फिलअप करने के लिए। सेम चीज़ लार्ज बॉडी आप इस कैंडल का देखो और इस कैंडल का लो इन द डाउन साइड में, इस कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। तो प्रीवियस एंड नेक्स्ट कैंडल विक्स डोंट ओवरलैप। प्रीवियस एंड नेक्स्ट कैंडल विक्स, बॉडी नहीं कंसीडर कर रहा है, विक्स इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई। तो विक्स आपको ये समझना है कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है। ये थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करें कि आपको मालूम है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, फिर भी एक रिपीट कर देते हैं हम इसमें। अगर ग्रीन कैंडल में नीचे का वीक को लो बोलते हैं, जहाँ पे लो पॉइंट होता है, ऊपर का वीक के हाई होता है, यानी और यहाँ ओपन होता है और ये क्लोज हो जाता है। ऊपर में जो ग्रीन बॉडी है उसको क्लोज बोलते हैं, उसके ऊपर के वीक को हाई बोलते हैं। तो ये कैंडल फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर आप उसका पहले कैंडल फॉर्मेशन चेक करो कि आप बुलिश और बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन क्या, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, लो और हाई क्या होता है। सो अगर ये फॉर्मेशन आपको मालूम है तो आप हम लोग ये सीखेंगे। नाउ विक्स रिप्रेजेंट प्राइस ऑक्सिलेटिंग अप एंड डाउन। ठीक है। ये विक्स प्राइस ऑक्सिलेटिंग अप एंड डाउन, मार्केट में ऊपर से प्रेशर आता है, तो जैसे जैसे प्रेशर अधिक रहेगा डाउन साइड में, तो फिर वहाँ पर विक थोड़ा सा बड़ा बनेगा। जब बॉटम साइड में अगर प्रेशर कम रहेगा तो विक छोटा बनेगा। ठीक है। The three continuous transaction happening between the there are continuous transaction happening between the buyers and sellers।
तो इसको क्या बोलते हैं, अकोमुलेशन फेज। यहाँ पर बैलेंस मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लो वीक है, यहाँ पर लो वीक है, हाई वीक है, यहाँ पर इसका इसका लो, यहाँ पर देयर इज नो, यहाँ पर गैप क्रिएट नहीं हो रहा है। आप ये कंसीडर करोगे, ये और ये और ये थर्ड के थ्री कैंडल, इसका लो और इस थर्ड कैंडल का हाई, देखो यहाँ पर नो गैप। यहाँ पर कैसे कंसीडर करेंगे, यहाँ पर इसका लो, ठीक है, और थर्ड कैंडल का हाई। सो इसके और थर्ड कैंडल इसके बीच में कोई गैप नहीं है, राइट। इसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो ऐसे मार्केट को हम लोग बैलेंस्ड मार्केट बोलते हैं, ठीक है, चॉपी मार्केट बोलते हैं, अकोमुलेटेड मार्केट बोलते हैं। तो दिस मार्केट टाइप्स आर बोथ बायर्स एंड सेलर्स फेयर एट असेसिंग लिक्विडिटी। इसमें ऐसे टाइप के मार्केट में क्या होता है, बायर्स और सेलर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है उसका रिटेलर्स का लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करने के लिए, लिक्विडिटी हंट करने के लिए। और मार्केट क्या होता है, चॉपिंग होता है और अक्यूमुलेशन फेज में होता है। और मार्केट एक फिक्स रेंज में, रेंज बाउंड, इसको रेंज बाउंड भी बोलते हैं, उसमें मूव करता है। हाउ टू मार्क इम्बैलेंसेज इन चार्ट, ठीक है। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे जो इम्बैलेंसेस का जो फेयर वैल्यू का मेन कॉन्सेप्ट है, कैसे मार्क आइडेंटिफाई करेंगे, इस पे आपको कॉन्सेप्ट करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। बहुत वेरी इजी, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तीन कैंडल को गैप को, फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो थ्री कैंडल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो 1 2 3। तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो, अगर मार्केट ये बेयरिश मार्केट है, ये बेयरिश मार्केट है, ठीक है। रेड कैंडल मीन्स बेयरिश मार्केट में, बेयरिश मार्केट में क्या करेंगे, बेयरिश मार्केट में ये बेयरिश कैंडल है, राइट। ये बेयरिश कैंडल है। बेयरिश कैंडल में फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इस कैंडल के दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, इस कैंडल के बीच में जो गैप है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस बोलते हैं। सेम थिंग इन द बुलिश मार्केट, जब मार्केट अगर बुलिश है, वैसे केस में क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल नीचे से कंसीडर करें, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है। बेयरिश मार्केट में मार्केट ऊपर से नीचे आता है, तो फर्स्ट कैंडल ऊपर से कंसीडर करेंगे। बुलिश मार्केट में फर्स्ट मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तो फर्स्ट कैंडल हम लोग नीचे से कंसीडर करेंगे, थर्ड कैंडल ऊपर से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो के बीच का जो गैप है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, ठीक है। अगेन हम लोग आगे उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कैंडल लो डजंट ओवरलैप विद द थर्ड कैंडल हाई, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। जो गैप है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में वो ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग ये बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं। ये कंसीडर करते हैं इस चार्ट को, इस चार्ट में ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। तो अब हम लोग
कैसे कंसिडर करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब पूछोगे कि आप इस कैंडल को आपने क्यों नहीं कंसिडर किया, फर्स्ट कैंडल, इसको हम कंसिडर क्यों नहीं किए? ठीक है, अगर हम इस कैंडल को हम लोग कंसिडर करते हैं 1, अगर 2 एंड 3 करते हैं तो देख लेते हैं। फर्स्ट कैंडल का लो, तो यहाँ पर नो वीक है तो लो इसका क्लोज ही इसका लो होगा। एंड थर्ड कैंडल का ये थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का हाई, राइट। तो थर्ड कैंडल का हाई है, तो यहाँ पर भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस कंडीशन में ये गैप, इस पॉइंट में गैप हो रहा है, ये गैप हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग ये इसको भी फेयर वैल्यू गैप हम लोग कंसिडर करेंगे एज पर डिफिनीशन। बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं समझने के लिए, जो मार्क किए उसको हम लोग कंसिडर करते हैं ताकि इजीली समझ में आएगा। अभी हम लोग फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट ये चूंकि डाउन, ये बेरिश वैल्यू गैप हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल विक्स डजंट ओवरलैप। ठीक है, फर्स्ट कैंडल और इसके बीच में ये ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, इसको हम लोग ये डाउन साइड में यानी बेरिश फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो इस कैंडल में फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल लो विच डजंट ओवरलैप। ठीक है, अब बुलिश मार्केट का देखते हैं। बुलिश मार्केट में क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तो मार्केट से ऊपर जाता है तो वैसे केस में क्या करेंगे, मार्क फर्स्ट कैंडल ये इधर से करेंगे 1 2 3, तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो के बीच में अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, ओवरलैप अगर मान लो कि यहाँ पे ये ओवरलैप हो जाता है, सपोज फर्स्ट कैंडल का लो, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप मार्केट इधर आ जाता और फिर ये मार्केट ऊपर जाता है, तो क्या हो गया, ये यहाँ पर ओवरलैप हो गया, राइट। तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंसेस नहीं कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई अगर अप डायरेक्शन में है, बुलिश मार्केट है, और थर्ड कैंडल का लो के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस बोलते हैं। थोड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन लेते हैं, अब उस पर थोड़ा विचार करते हैं, राइट। जब एक्चुअल में अभी हम लोग ये फर्स्ट कैंडल है, सपोज इसको एज पर द जो प्रीवियस केस था वैसे केस में हम लेते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, अगर ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकेंड कैंडल का, थर्ड कैंडल का हाँ ये बेरिश केस है, तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, बट ये रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा। क्यों तो हम लोग थोड़ा सा इसको सीखेंगे, ये फॉल्स होगा एज पर डिफिनीशन इज ओके, बट एक्चुअल में ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, तो यहां पर देखते हैं कि जो ये कैंडल है इसका लो और इसका हाई, और इसके बीच में ये जो कैंडल है 1 2 एंड 3, ये इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। ये मदर कैंडल, इसका मदर कैंडल, ये मदर कैंडल हो गया, और इसके अंदर में ही इसका जो है, इसके अंदर में ही ये तीनों कैंडल है, राइट। तो इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल और इंटरनल कैंडल। तो वैसे केस में क्या करेंगे, इसको प्रॉपर मतलब मार्क करने के लिए, तो फर्स्ट कैंडल ये हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड कैंडल यहाँ पे ये भी मार्क हो जाएगा, सेकेंड कैंडल यही रह जाएगा, और थर्ड कैंडल ये हो जाएगा। तो इसके बीच और इसके बीच को गैप को वैलिड फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे,
वैलिड फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक है, ऐसा ही हम लोग आगे समझते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो ये इसका और इसके ये तीनों कैंडल 1 2 3 ये तीनों कैंडल ये सॉरी चारों कैंडल, नॉट तीनों कैंडल, चारों कैंडल 1 2 3 एंड 4, ये चारों कैंडल इस कैंडल जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल के अंदर में ही क्रॉस नहीं किया है, उसको इंटरनल कैंडल या मदर कैंडल के अंदर में ही इनसाइड कैंडल बोलते हैं। तो इस सब जो इनसाइड कैंडल इंटरनल कैंडल है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, उसके बेस पर फर्स्ट मदर कैंडल को इज द फर्स्ट कैंडल एंड इसके बाद सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल। ठीक है, थर्ड कैंडल। तो अब हम लोग कैसे मैपिंग करेंगे इसको मैपिंग करने के लिए, क्योंकि बेरिश मार्केट है, तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, तो इसके बीच में जो गैप होगा, ये जो गैप होगा ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा, या फिर इसको इम्बैलेंसेस बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, और IMB भी करते हैं, IMB फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी, राइट। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जनरली लोग कैसे मिस्टेक करते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। तो ये जो हम लोग मार्किंग किए हैं, जो एज इट इज जो पहले जो डेफिनेशन के अनुसार, तो ये नॉट ए वैलिड, जो हम लोग प्रीवियस में एक्सप्लेन किए हैं, तो इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो गया। अगर हम लोगों को वैलिड करना है तो ये 1, इसको इंटरनल कैंडल को कंसीडर नहीं करना है, और इसका जो मार्किंग में इसका जो गैप होगा उसको हम लोग वैलिड फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इजी, प्रैक्टिस थोड़ा सा करना होगा डेफिनेटली, फिर आपको समझ में आएगा। दूसरा केस लेते हैं। अभी इस केस में लेते हैं, अभी किस में देखो आप, इस केस में अभी एक कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या किया है, इसके लो को ब्रेक किया है। ठीक है, इसके लो को ब्रेक किया है, तो अब ये मदर कैंडल का काम खत्म, इसका काम नहीं है। अब क्या होगा, आगे क्या देखना है। अब ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है, ये तीनों कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, सॉरी नॉट दिस कैंडल, ये तीनों कैंडल, 1 मिनट, ये कैंडल और ये कैंडल, आप देख रहे हो, ये कैंडल, ये 2-3 कैंडल इसके अंदर में आता है। तो अब इस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये दिस इज नॉट ए मदर कैंडल। अब ये तीनों कैंडल क्या हो गया, इनसाइड कैंडल और इंटरनल कैंडल हो गया। तो अब ये जो कैंडल हो गया, तो इस कैंडल का लो और थर्ड कैंडल, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई। अब इसके बीच में जो गैप होगा उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, दीज आर द इंटरनल कैंडल, 1 2 3 इंटरनल कैंडल, इसका लो और इसका हाई के बीच में जो गैप है वो हम लोग फेयर वैल्यू गैप, वैलिड फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। केस 2 का सॉल्यूशन हो गया, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप। अब अपने आप को आप टेस्ट करो। 3 केस है यहाँ पे। केस 1 में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फर्स्ट कैंडल है, कौन सा सेकेंड का थर्ड कैंडल है, और फेयर वैल्यू गैप उसका क्या होगा। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा, थर्ड केस में क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर उसके सोल्यूशन पे जाएंगे।
अब यहाँ पर देख पा रहे हो अगेन, ये 1 2 3 इस कैंडल का ये मदर कैंडल हो गया, और 1 2 3 ये क्या हो गया, ये इनसाइड कैंडल हो गया। तो 1 ये हो गया, 2 एंड 3 ऐसे केस में। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, वैलिड फेयर वैल्यू गैप। इस केस में देखते हैं, इस केस में इसका हाई इसको इसने ब्रेक किया है, इस कैंडल का हाई ये ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये मदर कैंडल इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये ब्रेक किया है, तो ये दोनों कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, ये इंटरनल कैंडल हो गया। तो अब इसके केस में 1 ये होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, राइट। अब फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, तो ये जो डिफरेंस होगा ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में अगेन इसका हाई को ब्रेक किया है, ठीक है। बट ये कैंडल जो है इसको, अब ये हाई का ब्रेक किया है और ये कैंडल इसके लो का ब्रेक किया है, फर्स्ट कैंडल मदर कैंडल का ये लो का ब्रेक किया है। ऐसे केस में अभी अब ये तीनों कैंडल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए 1 ये हो गया, 2 एंड 3। अब ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि कैसे कंसीडर करना है। तो इसका हाई और इसका लो, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पर ये इसको फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे या इम्बैलेंसेस बोलेंगे, ठीक है। हम लोग इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। फर्स्ट केस में ये इनसाइड कैंडल है, नहीं कंसीडर करना है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। केस 2 में ये इसके हाई को ब्रेक किया है और ये दोनों इंटरनल कैंडल है, इनसाइड कैंडल है, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। 1 2 3 ये हो गया। इस केस में देखते हैं, यहाँ पर ये इसका लो को ब्रेक किया, इसका लो को इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर ये तीनों कैंडल इनवैलिड कैंडल हो गया। तो यहाँ पर गैप कंसीडर करने इसका हाई और इस कैंडल का लो को हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? गुड, आगे चलते हैं हम लोग। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल हाई ओवरलैप। अब यहाँ पर देख रहे हो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देख पा रहे हो यहाँ पे वैलिड क्या तो आपने दे लिया। अब कैसे आइडेंटिफाई को इनवैलिड है, अब ये इसका विक्स जो हाई है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का हाई, इसके ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए वैलिड फेयर वैल्यू गैप, तो इसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं करेंगे। बेरी साइड में देख लो, अब फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो दिस इज नॉट ए वैलिड एफएजी और इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट इम्बैलेंसेस क्यों होता है, क्यों अगर होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए इम्बैलेंसेस क्यों होता है। जब एक पॉइंट ऑफ टाइम में बल्क ऑर्डर पंच होता है, इसमें से कुछ ऑर्डर एक्सिक्यूट होते हैं और जो ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं होते हैं, तो मार्केट में इम्बैलेंसेस क्रिएट होता है और फेयर वैल्यू क्रिएट होता है, जिससे मार्केट में इम्बैलेंसेस क्रिएट होता है। ये टेक्निकल रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया कि जो भी मार्केट में जो ग्रुप ऑफ कंपनी होता है जो पार्टिसिपेट करता है मार्केट में, तो उसमें कंपनी के कुछ पब्लिकेशन फाइनेंशियल टाइम टू टाइम, क्वार्टरली, हाफरली, ईयरली, उसका एक रिपोर्ट आता है मार्केट में, डेटा पब्लिश्ड होता है। तो मार्केट में अगर डेटा पॉजिटिव साइड में हो गया, उसे प्रॉफिट हुआ, तो मार्केट अप डायरेक्शन में मूव होता है। मार्केट अगर निगेटिव है, लॉस में गया, तो मार्केट निगेटिव साइड में मूव होगा।
राइट। तो ये न्यूज और मार्केट के जो कंपनी के जो पॉलिसीज है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो उसका डेटा मार्केट में जब पब्लिश होता है तो ये इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है। कॉर्पोरेट का जो न्यूज़ है, अनाउंसमेंट, टेक ओवर, बिजनेस परचेजेज, वन कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज करता है, टेक ओवर करता है, मैनेजमेंट अगर कंपनी में चेंज होता है, तो ये सभी मार्केट में अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ तो फिर से यो कंपनी का वो पॉलिसी चेंज होता है, मार्केट में क्या लूप होल्स है उसको लोग रेक्टिफाई करता है, फिर उस पर काम करता है। गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ है, इंटरेस्ट रेट अगर बैंकिंग सेक्टर के कुछ कंपनीज है तो इंटरेस्ट रेट उसमें कम चेंज होता है, तो ये मार्केट पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है और फिर इम्बैलेंसेस क्रिएट होता है। जियोपोलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, कुछ भूकंप आ गया, कुछ ये हो गया, डिजास्टर आया, तो ये मार्केट को डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है, जिससे इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। अब इम्बैलेंसेस से ट्रेडर्स को क्या फ़ायदा है, राइट? ट्रेडर्स को फ़ायदा है कि जब भी इम्बैलेंसेस क्रिएट होता है तो मार्केट में इनइक्वलिटी डेवलप होता है, क्रिएट होता है। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर उस अगर गैप है, इम्बैलेंसेस क्रिएट हुआ है, उस गैप को फिलअप करने के लिए क्या होगा, मार्केट उसको नीचे जाता है, क्योंकि 99% जो गैप है वो फिलअप होता है, जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर है वो फिलअप होता है। तो जो भी मैक्सिमम इम्पल्सिव मूव, मोस्ट इम्पल्सिव मूव जो होता है वो एंड इम्बैलेंसेस हैपन इन द रिजल्ट ऑफ बीइंग लिक्विडिटी फ्रॉम द काउंटर ऑर्डर्स, स्टॉप प्राइस बीइंग विद द रेसिस्टेंस, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इम्पल्सिव मूव होता है जिसका मार्केट पे डोमिनेंट है, अगर उसका अपोज करने वाला नहीं है तो मार्केट उस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। अगर उसका अपोज करने वाला हो गया तो मार्केट वहाँ से, अगर अपोज करने वाला स्ट्रांग है तो मार्केट वहाँ से पीछे हट जाएगा, मार्केट ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो डिपेंड करता है कि एफिशिएंट मार्केट किस टाइप का एफिशिएंट मार्केट है। सेलर्स का उसमें डोमिनेंस है, तो सेलर्स क्या करता है, व्हेन द प्राइस एक हायर प्राइस पे खरीदता है और लो सॉरी प्राइस asset is a high premium, sellers will sell the perceive that the price asset is high। सेलर्स क्या होता है, कोई भी क्या होता है, नेचर क्या होता है, कम पैसा में खरीदेगा, लोअर प्राइस पे खरीदेगा, हाई प्राइस पे बेचेगा, ठीक है। बायर्स भी क्या करेगा, लोअर प्राइस पे खरीदेगा और हायर प्राइस पे बेचेगा। तो दिस मार्केट के नेचर है ये। इन केस ऑफ इनएफिशिएंट मार्केट क्या होता है, जो भी लिक्विडिटी क्रिएट होता है बाय साइड और सेलर साइड, वो जैसे हम लोग डिस्कस किए हैं कि मैक्सिमम जो गैप है वो फिलअप हो जाता है, 99% गैप फिलअप होता है। तो ये मार्केट का ओवरऑल हम लोग का आज का जो लर्निंग है वो इम्बैलेंसेज और फेयर वैल्यू गैप को है। फेयर वैल्यू गैप कैसे हम लोग चार्ट में आइडेंटिफाई करेंगे, और मार्केट उस अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, इम्बैलेंसेस क्रिएट होता है, तो मार्केट उसको अगेन रिकवर करता है, फिलअप करने के लिए आता है। तो उस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे, चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद इम्बैलेंसेस प्लस ऑर्डर ब्लॉक, जब इम्बैलेंसेस क्रिएट होता है, फेयर वैल्यू क्रिएट होता है, तो उसके बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक जिसको मार्केट में प्रोबेबिलिटी होता है, उस पर जो न्यू ऑर्डर पंच होते हैं। तो इम्बैलेंसेस प्लस ऑर्डर ब्लॉक को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बोलते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। तो जब भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट, ऑर्डर ब्लॉक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में। अभी इम्बैलेंसेस, तो इम्बैलेंसेस प्लस ऑर्डर ब्लॉक इज हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ट्रेड सेटअप होता है। ऑर्डर ब्लॉक हम लोग सीखेंगे उस दिन, हम लोग को समझ में आएगा कि ये कैसे वहाँ से ऑर्डर पंच करते हैं, ठीक है। तो इस चूँकि ये वीडियोज बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो मार्केट जितने भी इम्बैलेंसेस और ये गैप क्रिएट किया है, मार्केट इसने फिर इसको
लेने के लिए आया है, उसको कवर करने के लिए आया है, चाहे डाउन साइड में चाहे अप साइड में, दोनों केस में जितने भी गैप क्रिएट होता है मार्केट उसको अगेन उसको फिलअप करता है। हम देख पा रहे हो मार्केट क्या है, फिर मार्केट उसको फिलअप करता है, फिर वहां से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। अब मिटिगेशन करके वर्ड है, न्यू वर्ड मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के सेशन में सीखेंगे। नहीं तो फॉर मोटामोटी हम लोग बता देते हैं। जब भी फेयर वैल्यू गैप, कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, मार्केट उधर से पंच करता है, यानी ऑर्डर ब्लॉक को जब कवर करता है उस गैप को, तो उसको मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, वो मिटिगेट हो गया है। एक बार ये एक बार जो फेयर वैल्यू गैप है, जो गैप कंप्लीट हो जाता है, फिलअप हो जाता है, तो फिर उसका काम तमाम हो जाता है। एक बार वो एक ही टाइम वो जिंदा रहता है। एक बार कवर अप हो गया, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, ये भी दिमाग में रखना है। तो उसको मिटिगेशन बोलते हैं। जब मार्केट ऊपर से नीचे आकर उसको गैप को फिलअप करता है, मिटिगेट, उसको बोलते हैं मिटिगेशन। मिटिगेट हो गया है वो गैप, मिटिगेट हो गया है वो इम्बैलेंसेस, मिटिगेट हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग उसका आगे सीखेंगे। सो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से बार बार उसको देखें, व्यू करें, समझें, नोट्स बनाएं, उसको समझें। फिर अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे और इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और आप लोग से अनुरोध, जितना हो सके आप, इसमें कोई कॉस्ट आपको लग नहीं रहा है, तो आपको जितना भी इसको लाइक, सब्सक्राइब्स और बेल आइकन को दबा के रखना है, ताकि जो नए वीडियोज़ आपको अपलोड हो रहा है तो आपको आपके आईडी पे अवेलेबल हो, और आप फाइनली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फॉरेक्स चार्ट पे उसका प्रैक्टिस करेंगे, रियल टाइम में लाइव प्रैक्टिस करेंगे। जो आज हम लोग थियरी पार्ट सीखे हैं, जो बैलेंस सीखे, उसको हम लोग रियल चार्ट में उसको प्रैक्टिस करेंगे। रियल चार्ट में जो फॉरेक्स है या फिर इंडियन मार्केट है, सब में सेम काम करता है। ठीक है, देन उसका ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन हम लोग उसके नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में केवल हम लोग ये समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि उसमें मार्केट में रियल टाइम चार्ट पे, लाइव चार्ट पे उसको कैसे हम लोग, जैसे फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस कैसे मार्क करेंगे, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आप लोग से अनुरोध है कि लाइक सब्सक्राइब करें, जितना अधिक हो सके वो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वाचिंग एंड लर्निंग द न्यू थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट फॉर द SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू।